चुनाव के नतीजों को अब तक बाजार ने पसंद नहीं किया है। 6.25% की गिरावट के साथ निफ्टी और सेंसेक्स बंद हुए हैं और निफ्टी बैंक की बात करें तो तकरीबन 8% की भारी भरकम गिरावट। पीएसयूज का, पावर का, डिफेंस का, अडानी ग्रुप का तमाम सेगमेंट ऐसे रहे जहां पर आज कह सकते हैं कि कोहराम मच गया, क्योंकि इस नतीजे के लिए कोई तैयार था नहीं। एग्जिट पोल ने जो संकेत ये थे कि 350 सीटें तो आ रही हैं, बाजार भी उसको डिस्काउंट करके चल रहा था। मामला बस ये रह गया था कि 350 से ज्यादा आती हैं या फिर 350 से कम। लेकिन हुआ ये कि 300 से भी कम सीटों पर एनडीए सिमटता हुआ दिख रहा है। और इसमें अगर हम बीजेपी की सीटों की बात करें तो 240 के आसपास का आंकड़ा है और इस चीज से बाजार बेहद निराश है। लेकिन आज कई सारे शेयरों में हम देख रहे हैं कि 15%, 20%, 25% तक की गिरावट आई है, जिसमें कि पीएसयूज, कैपिटल गुड्स वाले, डिफेंस वाले शेयर ज्यादा हैं। तो क्या मौका बन रहा है बाजार में? क्या कुछ खरीदारी करना चाहिए? क्या प्राइस करेक्शन के साथ साथ जो वैल्यू करेक्शन से आपको एक अट्रैक्टिव पोर्टफोलियो बनाने का भी मौका दे रहा है? यह समझने की कोशिश करेंगे हम इस खास चर्चा में, जिसका नाम हमने रखा है पोर्टफोलियो में गठबंधन। और हमारे एक्सपर्ट तैयार हैं स्टूडियो मेरे साथ। मेरे सहयोगी सृष्टि और डिम्पी भी हैं और वसीम साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसके अलावा वसीम साहब के अलावा विवेक कारवा है हमारे साथ वृद्धि इन्वेस्टमेंट से, और जोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। शुरुआत वसीम साहब आपसे करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। वसीम साहब, आज निश्चित तौर पर निराशा वाला दिन, और जैसे कि आप भी कह रहे थे, राहत ये कि हाँ ठीक है बाजार बंद हो गया, लेकिन ये बताइए सर कि क्या कहीं कुछ वैल्यू खोजनी चाहिए आज के सत्र में? आपको लगता है कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, बल्कि ये नए निवेशों के लिए मौके की तरह आया है ये गिरावट आज की? गुड आफ्टरनून अभिषेक, आपको, सृष्टि और डिम्पी। हाँ बिल्कुल, हम यही कह रहे थे बाजार आज बंद हो जाए किसी तरह से। 9:15 से 3:30 बैठना मुश्किल हो गया क्योंकि इतना। लेकिन आपको एक चीज़ बताता हूँ, जरा ये गौर फरमाइए। 4 ट्रिलियन, पहले ट्रिलियन जाने में 70 साल लगे, दूसरे ट्रिलियन में 10 साल, तीसरे ट्रिलियन में 5 साल, चौथे ट्रिलियन में 2.5 साल, 5th ट्रिलियन केम इन 120 डेज। और वो किस लिए आए? पीएसक्यूज की रिवैल्यूएशन। कौन सा ऐसा नया सरकार होएगा जो चाहेगा कि ये खराब हो जाए? ए बी, जो ग्रोथ मोमेंटम है और जो एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस है वो कहीं नहीं जाने वाले, वो वापस यही है। तो ये एक अटकली लगी रहेगी क्योंकि अनसर्टेनिटी थोड़े दिनों की बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, इंडियाज ग्रोथ एंड डेमोग्राफिक प्रीमियम इज इरिवर्सिबल। साथ में ये शेयर बाजार कोई फॉरेनर्स की वजह से तो ना चल रहा है, ऐसा ना चलेगा। ये तो रिटेल इन्फ्लोज है। अब उसके ऊपर टिप्पणी करना, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं नहीं, शाम तक आपको नंबर आ जाएंगे। आइदर वे इंडिया विन्स, और इंडिया विन्स का मतलब है 10 साल के बाद फेरबदल आया भी गया तो वो एक पार्ट ऑन कोर्स है। हाँ, कल जो बिल्डअप हुआ था वो शायद एक्सेसिव था, जो आज एक्सेसिव क्लियर हुए। और डिम्पी, वो हो सकता है टेक्निकली फैक्टर हो, डेरिवेटिव में लीवरेज हो, उसका ऊपर किसी के हाथ में नहीं। आज आपको शायद पता ना हो, डेरिवेटिव में 32 लाख करोड़ की वॉल्यूम हुई है, जो मेरे हिसाब से वर्ल्ड में किसी एक्सचेंज में ना हुई। एंड दैट टेल्स यू के कितना पैसा है। मैं अभी भी सोचता हूँ इससे अच्छा टाइम नहीं आप अपना पैसा डालो, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक्स आपको इस करेक्शन में 25-30% कोई हर बारी नहीं मौका मिलता। अगर आप आज नहीं लोगे तो फिर आप वेट करिए, फिर जब सरकार बन जाए और जब 23,000 वापस चले जाए तब ले लेना। तो 25% पैसा डाल दे, 50% डाल दीजिए डिम्पी जी। ठीक है। कौन सा कोई कल गाड़ियां बंद हो जाएंगी या प्लेन नहीं चलेंगे या टाटा स्टील का स्टील नहीं बिकेगा या कोल इंडिया से मर्चेंट पावर रेट, इट इज ऑल इन द कंजंक्चर के स्टेबिलिटी में थोड़ा फर्क है। एंड दैट्स वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। हमारे पॉलिटिशियंस एक चीज में बहुत चालाक है, आपस में फेर बदल करने में, और वो कर लेंगे मेरे हिसाब से। सर कई बार कहते हैं कि नहीं करेक्शन पे लीजिए, करेक्शन पे लीजिए, दे दिया बाजार ने करेक्शन, क्या लेना क्या है सर? अभी ये बता दीजिए। अभिषेक, वो बहुत अच्छी कहावत है। जब मैं ये 7800 आया था तो मैंने लोगों को कहा, बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट। आपने सुना होगा, ये इंग्लिश का प्रोवर्ब है कि जब खून खराब हो, तो हमने लोगों को कहा, बोले सर हमारा भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, टीवी के एनालिस्ट को देखो वो तो कह रहे हैं बंद हो जाएगा बता। तो ऐसा कुछ नहीं है, ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। कोल इंडिया लीजिए, मेरे को लग रहा है कि 30% मर्चेंट कोल जो उसका बिक रहा है उसके रिकॉर्ड प्रॉफिट्स है। आपको पता है थर्मल एंड कोल में तो पावर में कोई रुकावट ही नहीं है। और आप देखिए पीक सीजन में भी
सृष्टि जी, कहीं भी बिजली की कमी नहीं है। दैट इज रिमार्केबल फॉर इंडिया। इंडिया इज पावर सरप्लस। दूसरा मेरा बेस्ट पिक है ABFRL, जो मैं रीइटरेट करता हूँ। 25,000 करोड़ की आपको कंपनी मिलती है, जो वैन हुसैन, पीटर इंग्लैंड, यू नेम द, जो मास सेलिंग प्रोजेक्ट है अगेंस्ट टाइटन, जो 1,70,000। तो आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर। और लास्ट मेरा फेवरेट आइडिया, 13 रुपए में फिर मौका मिल रहा है, फिर मत कहना नहीं मिले। 11 वाला 16.5 हो गया, ये 17 रुपए जाएगा आपकी। जैसे ही आपको आरपूज आर राइजिंग, डेटा इज राइजिंग, AGR की अगर ये रूलिंग आ गई जो 40-45%, तो ये शेयर वैसे ही रीरेट हो जाएगा। ठीक है, तो कोल इंडिया है, ABFRL है, वोडाफोन आइडिया है, फिर से आपको बहुत ही आकर्षक भाव पर मिल रहे हैं। जो मौका चूक गए हों उनके लिए एक बढ़िया वाले भाव, आकर्षक भाव मिल रहे हैं। चलेंगे अब गौरांग सर के पास। गौरांग सर, आज एक कह सकते हैं कि बड़ा ही अब सच में बाजार बंद हो गया, राहत महसूस हो रही है। आप बताइए सर, आपको भी लग रहा है क्या कि अब तो मौके ही मौके हैं, जो मौके चूक गए हों या फिर जो पैसे लेके इंतजार कर रहे हों वो क्या खरीदें? सर कुछ शेयर आप भी बता दीजिए। चलिए, अभिषेक, गनीमत है कि 5 बजे तक बाजार नहीं था, जो विचारधारा चल रही थी समय लंबा खींचने की शेयर बाजार को। लेकिन हाँ, ठीक है, चलिए, अनिश्चितता का वातावरण है और सर बाजार को अनिश्चितता का सामना बिल्कुल करना पसंद नहीं होता है। और अगर आप छोटी मध्यम अवधि के लिए नहीं सोचते हैं और लंबी अवधि की विचारधारा रखते हैं, तो राजनीति को छोड़ करके मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। हाँ, ठीक है, आज शाम तक, कल तक, परसों तक कौन किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेंगे प्रधानमंत्री, नीतियां क्या होगी, बजट क्या होगा, वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ चीजों पर हम ध्यान नहीं दिए थे। एक तो है GDP का आंकड़ा। FY पिछले वित्तीय वर्ष 24 में 8.20 की GDP ग्रोथ रेट आई। चौथी तिमाही में 7.80 आई। GST कलेक्शन ऐतिहासिक स्तर पर। अच्छे बारिश का अनुमान मौसम विभाग के तरफ से। तो ये सब संकेत है, इसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इन सब ये जो मारामारी हम देख रहे हैं आंकड़ों को लेकर के, चुनाव के नतीजों को, तो बिल्कुल खरीदारी बढ़ती है। लंबी अवधि का नजरिया रखें। शायद परिवर्तन आने में बजट में भी इतना कुछ सरकार कर ना पाए जो पहले बताया गया था हमको और आपको। तो हमें लग रहा है कि सरकारी कंपनियां, वित्तीय क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, FMCG, सीमेंट, ऑटोज, ऊर्जा, भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनियां, ये सब सक्षम कामकाज करेगी। अगर एक कंपनी के बारे में विकल्प, फिलहाल मुझे जो शुरुआत करनी है विकल्प की, तो पहली पसंद मेरी होगी सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL। इसके बाद एक दूसरी पसंद, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के बहुत बड़ी बातें सरकार ने की है और काफी कुछ निजी क्षेत्र की कंपनियों में विस्तार योजनाएं भी ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के बात की है, तो दूसरी होगी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। और अगर मुझे तीसरी कंपनी विकल्प रखना होगा तो मैं सरकारी बैंक कैनरा बैंक को पसंद करूंगा। ये 3 काउंटर्स गौरांग सर की तरफ से, जहां पे जी हाँ, लंबी अवधि के लिए पैसे ज़रूर लगाने हैं, पर इंजीनियर्स इंडिया, BEL, इन सभी काउंटर्स पे आप नज़र रखें और साथ ही साथ कैनरा बैंक भी पसंद आ रहा है। पर इस बीच विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, उम्मीद है कि क्योंकि आप भी समय समय पे हमारे सभी दर्शकों को जो है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड करते हैं। हालांकि आपका व्यू भी होता है कि SIP थोड़ा सा सेफ बेट ज़रूर है, पर स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पे आप वैल्यू देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून सभी को। देखिए, पहली चीज तो ये है कि आप जब बाजार को करीबन 1 साल बाद देखोगे तो उस समय आपको लगेगा कि पिछले 1 साल पहले क्यों नहीं लिया, जब बाजार इतना टूटा था। और जैसा भी कॉम्बिनेशन आए, मुझे लगता है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उस पे दो राय कोई भी किसी की भी नहीं रहेगी, चाहे वो रूलिंग में जो है या फिर अपोजिशन में है। और उस बेसिस पे ओवरऑल बाजार अच्छा करता रहेगा, अभी भी अच्छा करेगा, ये लग रहा है मुझे। तो अब क्या कॉम्बिनेशन बन के उभर के आता है अगले 1-2 दिन में पता चल जाएगा। और उसके बाद में मुझे लगता है कि कल भी हम लोग देख सकते हैं कि एक पॉसिबिलिटी है कि गैप अप के साथ हम लोग खुलें, क्योंकि जो जो डर था या फिर जो भी था वो सब सारा फैक्टर इन हो गया है। तो आप अगर कंपनीज देखो जिसमें कोई ये पॉलिटिकल का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है,
पहला चॉइस मेरा रहेगा श्रीराम प्रॉपर्टीज। ये हमारे साउथ के साइड की ही कंपनी है, बिल्डर है ये। छोटा सा मार्केट कैप है इसका, 1600-1700 करोड़ मार्केट कैप रहेगा इसका। और जिस हिसाब से कंपनी एक्सपैंड कर रही है, अब वो लोग बैंगलोर और पुणे साइड में भी जाने की कोशिश में है। तो अभी कुछ दिन पहले ही 120-125 आईपीओ प्राइस टच करके ये स्टॉक आया, और आज एक बार के लिए तो लोअर सर्किट में चल रहा था करीबन दोपहर में 91 पॉइंट समथिंग, और फिर उसके बाद में रिकवरी 101 तक दिखा के 98 में क्लोज हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये आप अभी भी ले सकते हो। और कोई भी सरकार आए, जो एस्पिरेशंस होते हैं लोगों के वो कम नहीं होने वाले। सबको घर फिर भी लेना होगा, और कंपनी भी ओवरऑल अच्छा कर रही है। दूसरा पिक अभी जैसे गौरांग सर ने कहा था पीएसयू, मैं भी पीएसयू बैंक चूज करना चाहूंगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑलमोस्ट 300 टच करके आज ये करीबन 240-250 के बीच में चल रहा है। अब बाजार को ये डर लग रहा है कि जो पुराना टाइप का रिजीम आ जाए। ऑफकोर्स हम लोग पॉलिटिशियंस नहीं है, लेकिन ये एक धारणा है कि जो फोन है, लोन वगैरह ऐसा स्कीम चल रहा था, वैसा कुछ वापस नहीं हो जाए और एनपीएस वापस आना नहीं चालू हो जाए बैंकिंग स्पेस में। तो इसके कारण बहुत बड़ा करेक्शन आया। लेकिन जिस हिसाब से आज कंप्लायंस है, मुझे नहीं लगता है कि वैसा कुछ होने वाला है। और फंडामेंटली बैंक बहुत बढ़िया कर रहा है, और आगे चल के भी मुझे लगता है कि ये वापस आपको अगले 6 महीने के अंदर वापस वो 280-290 का टारगेट आपको दिखा सकता है। तो जैसे मैंने कहा, लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए, और कल वापस अगर कोई भी डिप मिलता है बाई चांस, तो वो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। विवेक भी यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ही तलाशेंगे, और ये भी कह रहे हैं कि उम्मीद है कि कल हम एक गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत करें तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। होपफुली ऐसा हो, क्योंकि आज तो कई सारे इन्वेस्टर्स का भी मूड थोड़ा सा बिगड़ा ज़रूर होगा। पर इस बीच हमारे साथ अविनाश जी भी जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, एंड शुक्रिया समय देने के लिए। ये जो हम पोर्टफोलियो के गठबंधन की बात कर रहे हैं, उसमें कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं? ओके, अविनाश जी शायद हमारे साथ नहीं है, गौरांग ही हैं हमारे साथ फिलहाल मौजूद। गौरांग, एक बार आपसे समझना चाहेंगे कि जो ब्रॉडर मार्केट्स में जिस तरीके का सेल ऑफ आया है, कहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा सा और बचना चाहिए? क्योंकि हम सुबह से कुछ और थीम्स की भी बात कर रहे थे, रेलवे, डिफेंस, यहाँ पे क्या आपको लगता है कि थोड़ी सी और जो है वैल्यूएशंस को लेके थोड़े से कुछ और कंसर्न्स भी रह सकते हैं? देखिए सृष्टि, बाजार के तख्त पर कोई बैठ नहीं पाया, और ना ही बाजार का सरताज पहन करके बादशाह बना है। बाजार अपनी सोच विचारधारा पे चलता है, और अब हमें उनके अनुसार चलना है। वो हमारे अनुसार नहीं चलता, बाजार हमारे अनुसार नहीं चलता, हमें बाजार के अनुसार चलना चाहिए। तो देखिए, बचना या फिर सेफ्टी, मेरे हिसाब से जहां तक मेरी निजी समझ है सृष्टि, बाजार में सेफ्टी नाम का कोई शब्द नहीं है। हाँ, एक बात अलग है कि कुछ क्षेत्र कंपनियां ज्यादा गिरते हैं, कुछ कम गिरते हैं, लेकिन सेफ्टी नाम की कोई मतलब सुरक्षा चक्र जो आप कहते हैं ना, वो नहीं है। हर एक क्षेत्र, हर एक कंपनी, अगर कुछ अच्छा होता है तो उसी तरीके से रुझान देगा, और बुरा होता है तो उसी तरीके से रुझान देगा। तो आपने दो बातें की, रेलवेज की बात की और मेरे ख्याल से रक्षा क्षेत्र, डिफेंस की बात की। सृष्टि, हमें ये समझना है कि ये रेलवेज में जो परिवर्तन देख रहे हैं और रक्षा क्षेत्र में जो परिवर्तन देख रहे हैं, ये एक सिर्फ 3 महीने 6 महीने के लिए नहीं है, ये आने वाले 3 से 5 साल तक का है। तो मैं तो कहूंगा कि जितनी भी सक्षम कंपनियां रेलवे से जुड़ी हुई, फिर वो भले सरकारी कंपनियां हो या निजी क्षेत्र की। अभी एक उदाहरण दे रहा हूं, ये मैं राय नहीं कह रहा निवेश करने के लिए, सिर्फ एक उदाहरण है कि वो सक्षम कंपनियां, बैलेंस शीट कौन सी है। तो आपकी IRFC है, RVNL है, रेलटेल है, IRCTC जैसी कंपनियां हैं, ये सब सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं। डिफेंस में सिवाय कोचिन शिपयार्ड के, क्योंकि कोचिन शिपयार्ड हमारी कवरेज में बुनियादी तौर के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमने राय दी है, इसके अलावा जो बाकी सक्षम मजबूत कंपनियां हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, भारत डायनामिक्स हो गया, मझगांव डॉक्स हो गया, BEML जैसी कंपनियां हो गई, या फिर निजी क्षेत्र की कंपनी जैसे भारत फोर्ज जो योगदान दे रही है आर्टिलरी रिलेटेड सप्लाईज में। तो ये सब सक्षम और मजबूत कंपनियां। मैं फिर से दोहराता हूं, सिर्फ कोचिन शिपयार्ड हमारी कवरेज में, ये जो बाकी मैंने नाम लिए हैं, ये सिर्फ क्षेत्र के आधार पर और सक्षम और मजबूत बैलेंस शीट और कामकाज के आधार पर।
ये कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग है और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके सामने सारी चीज़ें रख रहे हैं। और भसीन साहब ने भी ऑलरेडी आपको बताए हैं, वोडाफोन आइडिया, ABFRL, ऐसे कुछ एक स्टॉक्स उनकी लिस्ट में। उन्होंने 2 इंश्योरेंस की कंपनीज़ के भी नाम लिए हैं, एक तो HDFC लाइफ और दूसरा SBI लाइफ। और वो कह रहे हैं कि एक IT कंपनी विप्रो को भी अपनी लिस्ट में रखिएगा। इसी तरह का एक छोटी सी लिस्ट हम एक काम करते हैं, आप विवेक कारवा से बनवा लेते हैं। विवेक जी जरा 2-4 शेयर आप भी बता दीजिए, लिस्ट बना लेते हैं, फिर उसकी जब भी मौका मिलेगा तब इस्तेमाल कर लेंगे। जरूर थोड़ी आज ही लगाना है, कल ही लगाना है। तो देखिए, एक और अगर मैं चूज करना चाहूँ तो मैं LIC के साथ जाना चाहूंगा। क्यों? अ, कोई भी सरकार आओ, कैसा भाई कॉम्बिनेशन आओ, मुझे नहीं लगता है कि ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है LIC वाला, इसको कोई भी सरकार कोई भी तरीके से डैमेज या फिर हानि पहुंचाना चाहेगी। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है ये आगे चल के। और आज ऑफ कोर्स जितना मार्केट कैप उनका AUM गिरा होगा, काफी गिरा होगा, और ये जैसे ही रीकूप होता है स्टॉक वापस आपको रिकवरी करते हुए दिखाएगा। कुछ हद तक देखिए, मैं फार्मा स्पेस के साथ भी जाना चाहूंगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि डिवीस और पीरामल फार्मा अच्छे हैं यहाँ पे। काफी हद तक आपको डिफेंसिव के रूप में ये स्टॉक्स दिखने वाले हैं। और ओवरऑल डिफेंस सेक्टर, डिफेंस में BEL बहुत गिरा है, HAL काफी करेक्शन देख चुके हैं। तो ये जो स्टॉक्स है, मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपको वापस तेजी से रिकवरी देखने को मिलेगी जैसे ही स्टेबिलिटी आती है। अब जितने भी रुझान है, लग तो यही रहा है कि वापस मोदी 3.0 ही आने वाले हैं। लेकिन बस ये है कि अब क्या कॉम्बिनेशन में। और एक और चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा हो सकता है कि अब सरकार अकोमोडेटिव भी हो जाए। जितने टफ डिसीजंस ले रही थी, हो सकता है कि थोड़ा सा अकोमोडेटिव हो जाए। और मेरी यही एक गुजारिश रहेगी कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटा दो या फिर STT हटा दो, कोई भी एक चीज हटा दो, बाजार उसको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवली लेगा। ठीक है, डन। तो काफ़ी हद तक आपको स्टॉक्स का पूरा एक पोर्टफोलियो हमने आपके लिए डिज़ाइन करवा दिया और ये चीज़ भी आपके लिए नोटिस करा दी है। अब मैं आपके पुराने पोर्टफोलियो से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जिनके पुराने पोर्टफोलियोज़ हैं, जो नए बनाने हैं उनकी तो सूची आपको मिल ही रही है। जो पुराने पोर्टफोलियोज़ हैं, मैं उसमें से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेता हूँ। गौरांग सर, मैं मानता हूँ मेरा पुराना पोर्टफोलियो है, अब किसी का तो मेरे को पता नहीं एग्जांपल दे के कैसे बताऊँ आपको, लेकिन मैं फिर भी एक रफ कैलकुलेशंस करने की कोशिश देता हूँ। मान लो मेरे पास डिफेंस, रेलवे और पावर जो अच्छा चले हैं, इसका करीब 40% मेरे पास पड़ा हुआ है, 10% IT का पड़ा हुआ है, 15 से 20% मैंने बैंक ले रखा है और करीब 10-15% मेरे पास अदर स्टॉक्स हैं। सर कुछ चेंज करना है इसमें से, कुछ काटा पीटी करनी है? एक हाइपोथेटिकल पोर्टफोलियो आपके सामने है। देखिए, जो पोर्टफोलियो आपने मेरे समक्ष रखा है, एक वर्चुअल पोर्टफोलियो रखा है आपने डिम्पी, तो अगर आप मुझे पूछे तो ये जितने भी 3 या 4 क्षेत्र आपने बताए, आपको कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये जो 3 स्टॉक मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपके पोर्टफोलियो, मतलब आपने जो बताया डिफेंस है, रेलवे है, ऊर्जा है, बाकी जो भी 1-2 क्षेत्र हैं, इसके अलावा अगर ये 3 स्टॉक आपके पास नहीं है, तो मेरी गुजारिश रहेगी, मेरी दरखास्त रहेगी, मेरी विनती रहेगी कि आप इसको जोड़ें। वो 3 नाम कौन से हैं? पहला है इंटरग्लोब एविएशन, दूसरा है रिलायंस और तीसरा है L&T। ये 3 नाम आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल होना चाहिए। और मेरे हिसाब से इस स्तर पर फेरबदलाव करके निकल के कहीं और जाने से आगे जाकर के ऐसा आपको महसूस नहीं होना चाहिए कि कहीं मैंने गलती कर दी। और मैं जैसे मैंने बताया, रेलवे, ऊर्जा और रक्षा, ये आने वाले 3 से 5 साल तक के बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करने वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर आपको कोई फेरबदलाव नहीं करना चाहिए। 3 शेयर सर ने भी आपको बता दिया और दूसरा ये जवाब भी दे दिया कि भाई किसी तरह का कोई पोर्टफोलियो में आपके अगर से 30% तक भी रेलवे, डिफेंस, पावर, ये सब स्टॉक्स पड़े हुए हैं तो ज़्यादा काटापीटी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके रिटर्न भी अब नॉर्मल आया, छोटा मोटा कट भी गया तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको 100% कोचिन शिपयार्ड से मिला और आज अगर 15% कोचिन शिपयार्ड चला भी गया तब भी आपके पास 85% पड़ा हुआ है। चलो किसी ने महंगा भी खरीदा होगा तो 50 पड़ा होगा, किसी ने और महंगा खरीदा होगा तब भी 20-25% पड़ा हुआ है। आप कंपनीज़ को देखो, भाव को ना देखो। तो ये मोटा मोटी जो मेरे को समझ में आ रहा है। 3 नाम जो दिए हैं उसमें L&T दिया है, रिलायंस दिया है, इंटरग्लोब एविएशन दिया है।
ये जो नए लोग मार्केट के अंदर वेट कर रहे थे कि गिरावट आएगी या इवेंट क्लोज होने के बाद आएंगे, इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। धीरे धीरे करके SIP करो, सीधा खरीद लो, जैसे आपको पड़ता खाता हो वैसे आप देखो इसको, ठीक है। गौरांग सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला हमारे लिए, और मैं बोलूँगा एक्सटेंडेड समय निकाला। विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका भी, और आपने भी आज हमारे लिए समय निकाला। और बसीन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो पोर्टफोलियो में जो गठबंधन है, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे कैसी भी बने, लेकिन आपका पोर्टफोलियो मजबूत हो, विनिंग तो आपके पोर्टफोलियो की होनी ही चाहिए। तो इस कार्यक्रम को ज़रूर देखिएगा, नोट भी करके रखिएगा, अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको मिले हुए हैं, आप याद रखेंगे और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को बताइएगा कि ये स्टॉक्स हमको ईटीना स्वदेश से उनके मेहमानों ने हमको दिए हैं। मेरे को और अभिषेक को सृष्टि को इजाज़त दे सकते हैं।